Hello, precious show. How are you? I hope you will be quite well. थैंक यू सो मच आप लोगों को। आज हम कक्षा 12 क्लास 12 की विस्टास सप्लीमेंट्री में एक तीसरा थर्ड लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो तिसानी दोषी द्वारा रिटन किया गया है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये लेसन क्या बताता है और हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्लास 12 की सप्लीमेंट्री में विस्टास जो होता है, विस्टास का मतलब होता क्या है? विस्टास का मतलब होता है एक सीन, एक दृश्य, एक ऐसा दृश्य जिसको हम अपने विवेक और नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं, वो विस्टास होता है। तो सप्लीमेंट्री में विस्टास जो चलता है, इसमें तीसरा लेसन है तिसानी दोषी द्वारा रिटन किया गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो यहां पर ये मत समझिएगा कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि पृथ्वी का अंत, ये मतलब नहीं है। यहां मतलब है जर्नी की एक यात्रा टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी धरती के छोर, आखिर धरती का एंड कहाँ है, छोर कहाँ है, इसकी यात्रा करना। तो इसमें हम जानेंगे अंटार्कटिका इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू नो what is the present, what is the future, what is the past of our planet। तो हमारी जो अनोखी ग्रह पृथ्वी है, इसके अगर वर्तमान को जानना है, इसके भविष्य को जानना है, इसके अतीत को जानना है, तो अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस होगा। तिसानी दोषी जो ट्रेवल करके यहाँ गई है अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में जो उन्होंने देखा समझा, जो उनके अंदर एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने इस लेसन में शेयर किया। उसी को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट लेसन है, लेकिन मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत ही साइंटिफिक लेसन है, तमाम इसमें वर्ड्स जो दिए गए हैं वो भी साइंटिफिक है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ स्टडी। तो अध्ययन के दौरान आप बहुत ही अच्छे से केयरफुल रहिएगा। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक सोकोल्स्की heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। तिसानी दोषी कहती हैं कि अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के अर्ली प्रारंभ में, शुरुआत में तिसानी दोषी कहती हैं क्या कि आई फाउंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को, फाउंड माई सेल्फ, तिसानी दोषी कहती हैं कि मैं अपने आप को पाई। कहाँ पाई? एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स विदेश, फॉरेन। तो अपने आप को विदेशी धरती पर पाती है। तो ही कह रही है एब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल, एक रशियन का रिसर्च वेसल था। वेसल समझते हैं? वेसल सिर्फ कोई जहाज को कहा जाता है। तो रशियन रिसर्च वेसल की वो शिप थी जिसमें अपने आप को एब्रॉड में वो पाती है। और इसका नाम था एकेडमिक सोकोल्स्की। तो एकेडमिक सोकोल्स्की जो रशियन रिसर्च वेसल था, उसमें वो ट्रेवल करती है। और कहाँ ट्रेवल करती है? अंटार्कटिका। और ये ट्रेवल कहाँ से करती है? मद्रास से। इंडिया में जो मद्रास है, वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करती हैं और अंटार्कटिका जाती हैं। तो यहाँ वो कह रही हैं कि अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल। तो इस वर्ष के प्रारंभ में कह रही हैं कि आई फाउंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को पाई। कहाँ? अ रशियन रिसर्च वेसल। तो रशियन का जो रिसर्च वेसल जहाज था, जो एकेडमिक सोकोल्स्की के नाम से जाना जाता था, वहाँ अपने आप को पाती है।
हेडिंग टुवर्ड द, कहाँ जा रही है? हेडिंग माने बढ़ रही है इसी वेसल से। हेडिंग, लीडिंग, हेडिंग का मतलब लीडिंग, वो बढ़ रही है टुवर्ड्स माने और, द कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडा इलाका है, अंटार्कटिका की तरफ संकेत है। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, जो सबसे सूखा, सूखा का मतलब यह है कि बर्फ है, पत्थर नुमा होता है, बर्फ का खंड, तो हाँ, तो अन्य कोई चीजें नहीं, तो ड्राइएस्ट कह दिया गया। विंडियस्ट, और सबसे तूफानी इलाका, एक कंटिनेंट, ये महाद्वीप में वो जाती है इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को जो बताया गया है तिशानी दोषी के द्वारा, सबसे कोल्डेस्ट बताया गया, सबसे ड्राइएस्ट, सबसे सूखा बताया गया, सबसे विंडियस्ट, सबसे तूफानी बताया गया। कंटिनेंट मानी महाद्वीप, अंटार्कटिका। तो कहती हैं कि वो कहाँ बढ़ रही है? सबसे कोल्डेस्ट जो इलाका है, सबसे ड्राइएस्ट जो इलाका है, और सबसे विंडिएस्ट जो इलाका है, कंटिनेंट, महाद्वीप, अंटार्कटिका, वहाँ जाती है। तो रशियन रिसर्च बेस्ड एकेडमी सोकोल्स्की से वो अंटार्कटिका जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा लेसन को, कोई मजाक नहीं है, कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। माई जर्नी बिगेन 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecofaras। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि माई जर्नी बिगेन, तिशानी दोषी कहती है कि माई जर्नी बिगेन, मेरी यात्रा बिगेन माने शुरू होती है 13.09 डिग्री। आप समझेंगे कि ये अक्षांश जो आपका होता है, ये जो अक्षांश, ये आपका भूमध्य रेखा जो है, इस भूमध्य रेखा की कह रही है कि 13.09 पर से यात्रा शुरू करती है। तो कह रही है कि यानी ये मद्रास का इलाका, इंडिया में मद्रास का इलाका, वहां से वो अपनी यात्रा अंटार्कटिका के लिए शुरू करती हैं। तो माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ साइड में से शुरू करती हैं, उत्तरी इलाके से। आप द इक्वेटर, इक्वेटर माने भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा आप नक्शे में देखते हो, इक्वेटर है। तो भूमध्य रेखा से बता रही है कि नॉर्थ साइड में 13.09 डिग्री से अपनी यात्रा वो शुरू करती है, यानी इस स्थान से अपनी यात्रा शुरू करती है, मद्रास से। एंड इन्वॉल्व, और इसमें लिप्त होती है, बता रहा है कि इन्वॉल्व का मतलब किसी काम में लीन होना, इन्वॉल्व होना, सक्रिय होना, एक्टिव होना। जैसे क्लासेस वगैरह चलते हैं तो कहते हैं कि क्लासेस इंगेज हैं, या कोई किसी काम में रहता तो कहते हैं इन्वॉल्व था इस मैटर में, तो किसी जगह एक तरह से बिजी होना। तो इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, अब क्या पार करती हैं जब ट्रेवल करती हैं? तो 9 बताइए हैं कि 9 टाइम जोन्स। ये 9 टाइम जोन्स क्या है भाई? इन 9 टाइम जोन्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे भारत में अगर मान लीजिए 12 बज रहा है, तो हो सकता है कि अमेरिका में 3 बज रहा हो, जापान में 5 बज रहा हो, ठीक है, और रशिया में मान लीजिए आपका 6 बज रहा हो। तो ये जो टाइम का अंतर है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 9 बताया है उन्होंने कि 9 ऐसी जगहों को अच्छे से समझ लीजिए, 9 ऐसे जगह को उन्होंने क्रॉस किया है जहां टाइम भिन्न भिन्न था। मान लीजिए अगर ये इंडिया है, समझने की कोशिश करो, इंडिया में अगर 12 बज रहा है तो हो सकता है कि अमेरिका में कुछ और टाइम हो सकता है जापान में कुछ और टाइम हो सकता है रशिया में कुछ और टाइम हो। तो ये जो टाइम का अंतर है, एक ही टाइम पे मान लीजिए समझ लीजिए कि 9 टाइम जोन को उन्होंने पार किया है, यानी ऐसी ऐसे जगह से गुजरी हैं कि भारत में अगर 12 बज रहा है तो वहाँ कुछ और बज रहा था, वहाँ कुछ और बज रहा था, कहीं कुछ और बज रहा था। तो ऐसी इस टाइम का जो अंतर है अन्य देशों में, उसी को 9 टाइम जोन उन्होंने क्रॉस किया। कहाँ जाने के लिए? अंटार्कटिका। और 6 चेक पॉइंट्स, और 6 चेक पॉइंट्स
अब चेक पॉइंट्स क्या है भाई? चेक पॉइंट्स होता है कि जैसे इंसान किसी भी जगह जब ट्रेवल करता है, टूर करता है, तो स्टेशन आते हैं। जैसे आप ट्रेन से करेंगे तो जंक्शन आएगा, तो जंक्शन पे रुकते हैं। तो ऐसे जो रुकते हैं तो वहाँ आदमी कुछ अपना नाश्ता पानी करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से 6 ऐसे स्थान मिले, 6 ऐसे स्टेशन, 6 ऐसे स्टॉपेज जहाँ रुकी है, अपना रिफ्रेश हुई है, खाना पीना वगैरह खाई है, फिर आगे की ट्रेवल यात्रा शुरू की है। तो उसी को 6 चेक पॉइंट्स कहा गया। इसके बाद 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 बॉडीज ऑफ वाटर। अब 3 बॉडीज ऑफ वाटर में हो सकता है 3 समुद्र मिले हो, 3 पानी का इलाका मिला हो। तो उसी बात को यहाँ संकेत कर रही है, वो कह रही हैं कि 9 टाइम जोन्स, जो समय का अंतर मैंने बताया हर देश में अलग अलग होता है, ऐसे 9 जगहों को उन्होंने पार करके अंटार्कटिका पहुंची है। अब 6 चेक पॉइंट, चेक पॉइंट का मतलब 6 स्टॉपेज जहां रिफ्रेश हुई, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 समुद्री इलाके को उन्होंने पार किया। एंड एटलीस्ट कम से कम मेनी इकोफेरस को उन्होंने पार किया। इकोफेरस क्या है भाई? इकोफेरस को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यू शुड अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द इकोफेरस। इकोफेरस वो जगह है, जैसे मान लीजिए आप कोई विलेज है, विलेज होता है, शहर होता है, जंगल होता है, हाँ, पानी का इलाका होता है। तो ये जो सारी लाइविंग चीजें, नॉन लाइविंग चीजें जो हैं इस दुनिया में, इन चीजों को जैसे उन्होंने शहरों को पार किया होगा, जंगल को पार किया होगा, समुद्री इलाके को पार किया होगा, ये जो सब दुनिया के अंदर जो सारी चीजें रह रही हैं, ये सब इकोफेरस है। कोई भी जीव जंतु मनुष्य जो कुछ रह रहा है सब इकोफेरस है। तो ये तमाम इकोफेरस को पार करते हुए अंटार्कटिका पहुंची है। फिर से मैं बता रहा हूं कि उन्होंने 9 टाइम जोन क्रॉस किया है, 9 टाइम के अंतर को क्रॉस करके वहां पहुंची है। उसके बाद 6 स्टॉपेज पर रुकी है। इसके बाद 3 बॉडीज ऑफ वाटर को उन्होंने क्रॉस किया है, और आफ्टर दैट बहुत सी इकोफेरस को उन्होंने पार किया है। मेन इकोफेरस मैं बार बार समझा रहा हूँ। इकोफेरस जैसे कोई गांव का इलाका है, शहर का इलाका है, समुद्री इलाका है, जंगल का इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है, तमाम जो चीजें हैं सब इकोफेरस है। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहते हैं। तो बाय द टाइम, अब तक आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट। तो ये कह रही हैं कि आई सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट। कहती है कि अब तक एक्चुअली माने वस्तुतः सचमुच एक कदम रख चुकी है अंटार्कटिका पे। आई सेट फुट, मैंने अपने कदम रखे ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट पर, महाद्वीप पर। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours in the combination of car, aeroplane and ship are so many so my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. क्या कह रही हैं? कह रही कि आई बाय द टाइम, अब तक, आई एक्चुअली, मैं वस्तुतः, रियली, सेट फुट, मैंने कदम रख दिया ऑन द अंटार्कटिका के कंटिनेंट पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तिसानी दोषी का कदम पड़ ही गया। आई हैड बीन ट्रेवलिंग, और कह रही कि मैंने यात्रा कितना किया, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours, 100 घंटे से ज्यादा वो ट्रेवल करके वहां पहुंची है। इन द कॉम्बिनेशन, किसके साथ वो ट्रेवल की है वहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ों का मतलब साधन, कॉम्बिनेशन एक जोड़ होता है, तो कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया अपनी ट्रेवलिंग में। तो कॉम्बिनेशन पहला बताया गया ग्रुप, कॉम्बिनेशन ऑफ कार के द्वारा, बाई कार कुछ दूर, बाई एरोप्लेन, मद्रास से वहाँ तक जाने के लिए जिस साधन का उन्होंने प्रयोग किया उस साधन को बता रही है। कार के द्वारा भी गई है, एरोप्लेन के द्वारा भी गई है, एंड शिप जो पानी वाली जहाज होती है। एरोप्लेन का मतलब होता है जो हवाई होती है। तो ये अंतर होता है शिप और एरोप्लेन में। सो मेनी इमोशन, बता रही है कि ये कह रहे हैं कि सो माई फर्स्ट इमोशन, अगर इंसान किसी जगह के लिए निकलता है और काफ़ी कठिनाई के बाद उस जगह पे पहुंचता है तो काफ़ी आह्लादित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, क्योंकि उसको मुकाम मिल गया जो मिलना था। तो तिसानी दोषी को भी वो दृश्य मिल गया अंटार्कटिका का,
तो कह रही है कि माई फर्स्ट इमोशन, मेरी जो पहली इमोशन थी, भावनाएं, ऑन फेसिंग माने सामना करने पर अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव बहुत ही ब्रॉड व्हाइट, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ है, वहां कुछ और नहीं है। तो ये वो समझा रही है कि एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव विस्तृत व्हाइट सफेद लैंडस्केप, पृष्ठभूमि सफेद ही सफेद, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, इतना विस्तार है, उसी को एक्सपेंसिव कहा गया। एक्सपेंसिव का मतलब जो बहुत ही वाइड हो, जो बहुत ही विस्तृत हो, व्हाइट सफेद लैंडस्केप जो पृष्ठभूमि है, जो धरातल है उसका, अंटार्कटिका का, उसको लैंडस्केप। एंड अनइंटरप्टेड, और लगातार ब्लू हॉरिजन, वो ब्लू हॉरिजन दिख रहा है। ब्लू हॉरिजन समझते हैं, जहां आपको लगता है कि जहां अर्थ एंड स्काई इट सीम्स टचिंग ईच अदर, ऐसा लगता है कि जैसे आप यहीं खड़े हो जाइए, अगले गांव में देखिए तो आपको पता चलेगा कि अर्थ और पृथ्वी एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे गिरे हो। तो जहां आपको प्रतीत होता है कि अर्थ और स्काई एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसको हॉरिजन, क्षितिज कहते हैं, उसी को समझा गया आपको। तो लगातार एकदम, क्योंकि सरपट दिख रहा है, कंटिन्यूअस। इंटरप्टेड का मतलब, अनइंटरप्टेड का मतलब, इंटरप्टेड माने बाधित होना, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस चले, लगातार जो चले। तो यहाँ उसी को कंटिन्यूअस को कहा गया है अनइंटरप्टेड, लगातार ब्लू नीले रंग का। क्यों? क्योंकि उसकी जो आकाश की एक परछाई है वो शायद पड़ रही है उस बर्फ पर, इसलिए नीला दिख रहा है। तो ब्लू हॉरिजन क्षितिज वाज रिलीफ, वो इनको कंफर्ट दे रहा है, रिलीफ दे रहा है, राहत दे रहा है, रिलैक्स दे रहा है कि आफ्टर मेनी स्ट्रगल, आफ्टर सो मच हार्डशिप, शी वाज सक्सेसफुल टू रीच अंटार्कटिका। तो इतनी कठिनाई के बाद अगर वहां पहुंची हैं तो उनको काफी रिलीफ मिल रहा है। उनको लग रहा है कि जो क्षितिज, जहां पे अर्थ और स्काई एक दूसरे से टच कर रहे हैं, वो देख करके, और विस्तृत जो लैंडस्केप देख करके अंटार्कटिका का, शी वाज फीलिंग रिलीफ एंड रिलैक्स। फॉलोड अप, और आगे अनुसरण किया उन्होंने, आगे क्या देखा, फॉलोड अप विद द एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उनको तुरंत वहां पर क्या मिला, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, पसीना है। हीट सीजन है, फैन चलाएंगे तो साउंड सही नहीं आएगा। तो एन इमीडिएट, तुरंत, एंड प्रोफाउंड वंडर, और एट वंस उनको प्रोफाउंड वंडर होता है, बहुत ही गहरा आश्चर्य होता है। व्हाट ए सीन। अब विस्टास आप देख लीजिए, विस्टास का मतलब ये होता है वैसे सीन। तो अंटार्कटिका का जो सीन है, ये तो मान लीजिए आपके सप्लीमेंट्री का नाम दिया गया है विस्टास, इसका मतलब दृश्य ही होता है, लेकिन यहाँ एक जो दृश्य आया है अंटार्कटिका का, उसके लिए डीप कहा गया कि प्रोफाउंड माने होता है डीप, बहुत ही गहरा आश्चर्य। कोई नई चीज, अद्भुत चीज इंसान देखता है तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। तो शी वाज सो वंडरफुल एट द सीन ऑफ अंटार्कटिका, तो काफी आश्चर्य में पड़ जाती हैं वो। अ वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और इसकी इमेंसिटी पर बता रही हैं कि वाइडनेस पे कितना विस्तार है, कितना जबरदस्त विस्तार देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका का। उस अंटार्कटिका के विस्तार से इनको आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य बहुत कम देखा था। कौन देखेगा अंटार्कटिका, कौन जाएगा भाई, इतना आसान काम नहीं अंटार्कटिका में जाना, जहाँ एकदम 6 महीने दिन तो 6 महीने रात, अंधेरा, आसान काम नहीं, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन। तो इमेंसिटी, विस्तार पर, और इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन कहा जाता है बिल्कुल एक तरह का अलग थलग पड़ा हुआ, एकदम निर्जन, डिसोलेट, सोलिटरी, एकाकी। तो ऐसे ही हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट
एकदम अलग थलग पड़ा है, वहां ह्यूमन बीइंग नहीं रहता। बट मैनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम। थोड़ा सा शीशा साफ कर लेते हैं, पसीना से प्रॉब्लम आ रही है। तो बता रही हैं कि बट मैनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये इंडिया जहां आज हम खड़े हैं ये अंटार्कटिका का ही पार्ट हुआ करता था। उसी बात को यहाँ समझा रही तिशानी दोषी कह रही हैं कि बट मैनली, लेकिन मुख्य रूप से एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, एक समय हुआ करता था, ए टाइम व्हेन इंडिया, जब ये इंडिया क्या हुआ करता था, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट हुआ करता था। ये इंडिया और अंटार्कटिका एक हिस्सा हुआ करता था। अतीत का इतिहास जब उठा के देखेंगे तो हमारी पृथ्वी वहीं से अलग होके आई है। अंटार्कटिका, सारी कॉन्टिनेंट एक में थे तब, जैसे एशिया महाद्वीप है, देख रहे हैं, यूरोप है, वैसे। तो हाउ देयर कुड एवर हैव बीन हुआ करता था टाइम, एक समय हुआ करता था व्हेन इंडिया, जब इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट, माने हिस्सा हुआ करते थे ऑफ द सेम लैंड मास का, एक ही लैंड मास का, एक ही स्थल का, एक ही पृष्ठभूमि का हिस्सा हुआ करते थे इंडिया एंड अंटार्कटिका। ये है हमारे भारत का इतिहास। हम वहीं से आए, हम वहीं से नहीं, हमारी धरती वहीं से आई, फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग बाद में आया। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वो हिस्सा जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करिएगा। इसमें से काफी प्रश्न आते हैं। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist. बताया गया कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व की बात बताई जा रही है। 650 मिलियन, अब याद रखिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो यू कैन काउंट दैट। तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 65 करोड़ वर्ष एगो पहले, ए जिएंट, एक विशाल एमेलगामेटेड, एकदम मिला हुआ, एमेलगामेटेड, कंबाइंड, ज्वाइंट, कनेक्टेड साउथर्न, दक्षिणी सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, महाद्वीप। तो एक तरीके से सुपर कंटिनेंट, महाद्वीपों का महाद्वीप, कंटिनेंट ने सुपर कंटिनेंट, जब सारे कंटिनेंट, सारे महाद्वीप जब एक में थे, उस समय की बात बताई जा रही है, सुपर कंटिनेंट था। तो 65 करोड़ वर्ष पहले ये जिएंट, एक विशाल अमलगामेटेड, मिला हुआ दक्षिणी सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, यानी महा उपमहाद्वीप कह लीजिए, महा उपमहाद्वीप, सुपर कंटिनेंट गोंडवाना हुआ करता था। गोंडवाना को समझना है अच्छी तरीके से, जब सारे कंटिनेंट एक में थे तब गोंडवाना का राज था। अरे कोई झूठी बात नहीं है, डिड इंडीड एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट, यह अस्तित्व में था। तो इन द पास्ट 65 करोड़ वर्ष पूर्व अगर आप जाके देखोगे तो सारे कंटिनेंट एक में थे। हमारा एशिया भी वहीं जुड़ा था, हमारा भारत भी वहीं जुड़ा था। ये बाद में जो भी मूवमेंट हुए इस अर्थ पे, उसकी वजह से सब कंटिनेंट अलग अलग हुए।
गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, डिड इंडीड, इंडीड माने सचमुच वास्तव में एग्जिस्ट, अस्तित्व में था, कोई झूठी बात नहीं। सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और सारे कंटिनेंट वही थे जहां आज अंटार्कटिका तो वही रह गया, सब अलग अलग हो गए। तो कह रहा है कि सेंटर्ड थे, केंद्रित थे, रफली, चाहे उबड़ खबड़ आप कह लीजिए, रफली अराउंड आसपास प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जहां प्रेजेंट डे आज अंटार्कटिका है वहीं पर सब कंटिनेंट हुआ करते थे। ये झूठी बात नहीं है, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो गोंडवाना हुआ करता था। तो 65 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना था और सारे कंटिनेंट एक में थे, एमलगामेटेड थे, जिसका नाम दिया जाता है सुपर कंटिनेंट, महा उपमहाद्वीप। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीजें भिन्न थी, थिंग्स बातें चीजें क्वाइट बिल्कुल डिफरेंट भिन्न थी, देन माने तब ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, तब मानव इस धरती पर नहीं आया था। जब गोंडवाना का राज चलता था तो ह्यूमन भी धरती पर नहीं था। तो इसी बात को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड, मनुष्य अराइव्ड आया नहीं था ऑन द ग्लोबल सीन पर, इस संसार के परिदृश्य पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। देयर वॉज नो साइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का कोई नामो निशान, कोई लक्षण नहीं था, तब गोंडवाना का राज था। एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस समय क्लाइमेट कहीं अधिक गर्म था, मच वार्मर। आप पढ़े होंगे इतिहास में कि पृथ्वी आग का गोला था, बहुत दिनों तक बारिश होते 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 तब एक ठंडी हुई। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, लेकिन मनुष्य नहीं था, लेकिन अन्य जीव जंतु थे, उसका मेंशन यहां किया गया है। होस्टिंग माने ये गोंडवाना पाले हुए था, ह्यूज माने विशाल, वैरायटी माने भिन्न भिन्न, फ्लोरा माने जीव एंड फौना माने वनस्पति। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फ्लोरा एंड फौना थे, जीव जंतु और वनस्पति जो छोटे मोटे थे, उनका अस्तित्व था उस समय गोंडवाना का जब राज चल रहा था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, और बताया गया कि 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना का राज रहा, गोंडवाना थ्राइव रहा, फला फूला। तो गोंडवाना सारे कंटिनेंट जब एक में थे तो गोंडवाना का राज 50 करोड़ वर्ष तक चला, जहां पर ह्यूमन बीइंग नहीं था। हाँ, फ्लोरा और फौना थे, छोटे मोटे जीव जंतु और छोटी मोटी वनस्पतियां थी, और कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग। थ्राइव्ड माने फल फूल रहा था गोंडवाना, 50 करोड़ वर्ष तक फला फूला। बट अराउंड द टाइम, लेकिन वो भी समय आया, when the dinosaurs, डायनासोर का नाम सुना होगा, डायनासोर वर वाइप्ड आउट, उसके बाद डायनासोर वाइप, डायनासोर का पतन हुआ। बाद में डायनासोर भी आए धरती पर, सुने होंगे। डायनासोर आया, तमाम उल्का पिंड गिरे, उसके प्रभाव में आकर के डायनासोर का भी सफाया हो गया। तो डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, साफ हो गए, खत्म हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल्स, उसके बाद मैमल्स का जमाना आया, छोटे मोटे जीव जंतु पहले थे, फिर डायनासोर आया, डायनासोर का जमाना जब चला गया तो मैमल्स आए, स्तनधारी जीव जंतु, स्तनधारी, जिनके अंदर दूध प्राप्त किया जाता है। गॉड अंडर वे, तब वो आए इस धरती पर, इस वे में आए, धरती के मार्ग में आए, धरती पर आए। द लैंड मास, ये जो लैंड मास आप देख रहे हो, ये जो पृष्ठभूमि थी, ये जो धरातल था, वॉज फोर्स्ड, जब एक में था, लेकिन कुछ समय के बाद फोर्स्ड हो गया, बाध्य हो गया टू सेपरेट होने को। सेपरेट माने अलग अलग, डिवाइडेड।
तो सारे कंटिनेंट एक में थे, जिसका नाम सुपर कंटिनेंट कहते हैं, गोंडवाना था। तो हमारा जो लैंड मास था, आंतरिक हलचल की वजह से या किसी भी हलचल की वजह से सब कंटिनेंट धीरे धीरे अलग होने लगे। एशिया कहाँ चला गया, यूरोप कहाँ चला गया, तो ऐसे ऐसे अफ्रीका के, तो ये सारे जो कंटिनेंट थे धीरे धीरे अलग होने लगे। लेकिन बेचारा अंटार्कटिका वही रह गया। सेपरेट इनटू कंट्रीज, सब कंट्रीज में बंटने लगे। सारे कंटिनेंट दे वर डिवाइडेड इनटू द कंट्रीज। उनका अब देश का आकार ले रहे थे, सब अलग अलग हो रहे थे। शेपिंग माने आकार ले रहे थे द ग्लोब, दुनिया का। मच एज वी नो इट टुडे, जैसा उसी तरीके के जैसा आज हम देखते हैं, उस तरीके का। टू विजिट अंटार्कटिका, अगर आपको अंटार्कटिका को विजिट करना है, देखना है, तो नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अगर अंटार्कटिका देखने जाते हो तो समझ लो आप भी उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हो, जहां से हम आए हैं, जहां से हमारी धरती आई है। तो जहां से हमारी धरती आई है, जहां से हमारा एक अस्तित्व बना है, वहां से हम उसका एक गवाह बनेंगे, हम उस चीज को देख पाएंगे वहां। यही से हमारी धरती यहाँ आई है। तो टू विजिट, भ्रमण करना अंटार्कटिका का नाउ माने अब इज टू बी, तो होना पड़ेगा आपको, ये पार्ट माने हिस्सा ऑफ दैट हिस्ट्री। तो वहां जाने का मतलब, अंटार्कटिका में जाने का मतलब उस जो गोंडवाना जो इतिहास था उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। वहीं से सब कुछ अलग अलग हुआ है, वहीं से सारे महाद्वीप अलग अलग होकर के एक देश बने हैं, अनेक देशों में डिवाइड हुए। टू गेट अ ग्रास्प, अगर ये देखना है आपको, और वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कहाँ से आए हैं हम, तो हमारी धरती कहाँ से आई है, उसी अंटार्कटिका से आई है। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और ये भी जान पाएंगे कि हम संभवतः जा कहाँ रहे हैं अब, वेयर वी आर गोइंग, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह का भविष्य क्या है, ये भी हम वहीं से समझ पाएंगे अंटार्कटिका से। क्योंकि सारे इतिहास का निचोड़, सारे इतिहास का जो जवाब है वो अंटार्कटिका में मिलेगा, तिसानी दोषी का कहना। इट इज टू अंडरस्टैंड, और ये भी समझना, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड, और हम वही समझ पाएंगे। कॉर्डिलेरियन फोल्ड का मतलब होता है माउंटेन रेंजेस, साइंटिफिक वर्ड है। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कैसे बनी, पर्वत कैसे बनी, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, हम वहीं से समझ पाएंगे। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स को समझ पाएंगे, सतह को। एंड प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन 450 करोड़ वर्ष पूर्व का इतिहास जो होता है उसको प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, वो भी हम समझ पाएंगे। और ग्रेनाइट सिल्ट, और ग्रेनाइट सिल्ट जो एक पत्थर की ढाल है, ग्रेनाइट एक पत्थर, स्टोन, सिल्ट माने ढाल, और पत्थर जो ग्रेनाइट है उसका व्हाट इज हिस्ट्री, उसका क्या इतिहास है, वो भी हम वही समझ पाएंगे। तो क्या क्या समझना है हमें, ये कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स को, माउंटेन रेंजेस को समझना है, वही समझ पाएंगे। प्री कैम्ब्रियन को समझ पाएंगे, प्री 450 करोड़ वर्ष पूर्व का जो ग्रेनाइट सिल्ट है, पत्थर, वो समझ पाएंगे। ओजोन को समझ पाएंगे, ओजोन जो तमाम दूषित किरणों से हमारी सुरक्षा करता है, ओजोन परत, वो समझ पाएंगे। एंड कार्बन समझ पाएंगे, क्योंकि कई वर्षों, करोड़ों वर्षों के पुराने से पुराने कार्बन उस अंटार्कटिका के बर्फ में दबे हैं। इसकी खुदाई करने पर आपको उस जमाने के कार्बन मिलेंगे। ये सब बताने में अंटार्कटिका काफी बहुमूल्य साबित होगा। और इवोल्यूशन हम वहां समझ पाएंगे। व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाट इज डेवलपमेंट, कैसे किसी चीज का विकास हुआ, एंड एक्सटेंशन, और कैसे किसी चीज का सर्वनाश हुआ,
उत्थान और पतन। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलप, उत्थान, और एक्सटेंशन का मतलब होता है पतन यानी विनाश। दोनों समझ पाएंगे वही। When you think, जब आप सोचोगे अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, ये सारी चीज घटित हुई है लाखों वर्षों में घटित हुई। मिलियन यानी मिलियन बराबर बताया आपको 10 लाख। तो ये कुछ लाखों वर्षों में सारी चीज घटित हुई है। सारे कंटिनेंट अलग हुए, माउंटेन रेंजेस कैसे बने, सी कैसे आया, रिवर कैसे आया, धरातल का कैसे कैसे डिवीजन हुआ, इस सारी हिस्ट्री यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अंटार्कटिका। इट कैन गेट प्रेटी, ये बड़ा सुंदर होगा, माइंड ब्लॉगिंग। ये दिमाग को माइंड ब्लॉगिंग, दिमाग को झकझोर देने वाला, दिमाग को हिला देने वाली बात, दिमाग को आपको वंडर में भर देने वाली चीजों को माइंड ब्लॉगिंग कहते हैं। तो इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग कहते हैं, दिमाग को झकझोर देने वाला, माइंड बॉगलिंग। इमेजिन, जरा कल्पना करिए आप, तो माइंड बॉगलिंग को अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग को झकझोर देने वाली, दिमाग को हिला देने वाली, दिमाग की नसों को एक तरह से झकझोर देने वाली ऐसे विचार आपको मिलेंगे। इमेजिन, जरा कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नाउ नॉर्थवर्ड, इंडिया पुशिंग किया, भारत, ये जो भारत है, पुशिंग में धक्का, तो भारत पुशिंग किया, भारत आगे बढ़ा नॉर्थवर्ड की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, जैम्बिंग अगेंस्ट एशिया, और जाके एशिया से टक्कर मारा, बकल किया, और उसके बाद एक तरह से वहां से उभरता है, बकल किसी का एक कंस्ट्रक्शन। तो जैम्बिंग अगेंस्ट एशिया से टकराया, टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी परत जो होती है, कोई भी चीज कहीं से टकराती है, आप टकराने का मतलब आप समझ लीजिए इस तरीके से, कोई चीज कहीं से टकराती है तो उसका हिस्सा या तो फिर नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा। तो इस तरह से जो जाएगा तो माउंटेन रेंज कहलाएगा, कोई चीज टक्कर मार। तो इंडिया टक्कर मारा आके एशिया में, और फिर बकल बन गया। क्या कर रहा है, जैम्पिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय, और हिमालय का निर्माण। तो इंडिया जब एशिया में टक्कर मारा तो माउंटेन हिमालय बन गया। ये बात याद रखिए, इंडिया जब एशिया में जाके टक्कर मारा तो कौन सा क्या बना, हिमालय बन गया, जो उत्तर में हमारी रखवाली करता है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका जब ड्रिफ्टिंग टकराता है, जुड़ता है, ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका से जब जुड़ता है तब क्या बनता है भाई, भारत एशिया से टकराया तो हिमालय बन गया। जब दक्षिण अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से टकराता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ मतलब टक्कर मारना, जुड़ना, टक्कर मार के टू ज्वाइन होता है, तो ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पासेस, तो वहां से ड्रेक पासेस खुलता है। अभी ड्रेक पासेस क्या है, ये ड्रेक पासेस एक गैलरी होती है। अब ऐसे ये ड्रेक DRAK, ड्रेक पासेस एक धारा होती है, ये पानी की धारा, ये ड्रेक पासेस। तो साउथ अमेरिका ने जब जाके टक्कर मारा नॉर्थ अमेरिका से, तो ड्रेक पासेस खुल गया, एक गैलरी, एक दर्रा जिसमें से पानी की धाराएं निकलती हैं। फिर बता रहा है, और जब ड्रेक पासेज जब खुला तो यही तो रीजन है कि ड्रेक पासेज खुलने से अंटार्कटिका बेचारा इधर रह गया, और इसके आगे कई सारे महाद्वीप तो अलग अलग चले गए, अलग थलग हो गए, लेकिन ये बेचारा ये ड्रेक पासेज की वजह से, ये मेन रीजन है, याद रखिए, ड्रेक पासेज की वजह से इतनी तेज धारा है कि अंटार्कटिका यहीं का यहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जब नॉर्थ और साउथ टक्कर मारी तो इसके बीच में कहा जाता है कि एक जगह बन गया। अगर इधर नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके बीच में जब टक्कर मारी तो जो गैलरी बनी, जब पानी की धारा बनी, यही धारा की वजह से जो होता है क्या कहा गया, ड्रेक पासेज खुला। और ड्रेक पासेज जब खुला तो इसकी वजह से पानी की इतनी धारा तेज है, इतनी धारा तेज है कि यहाँ पर अंटार्कटिका रुका का रुका रह गया। उसी बात को यहाँ समझा गया।
अब ड्रेक पासेज बना तो क्रिएट माने निर्मित हुआ एक कोल्ड सर्कमपोलर करेंट। सर्कमपोलर करेंट, इसी धारा सर्कमपोलर करंट कहते हैं। इसी सर्कमपोलर करंट की वजह से ही अंटार्कटिका वहीं रह गया, क्योंकि कोई धारा जब तेज निकलती है तो किसी भी चीज को आगे बढ़ने नहीं देती है, तो अंटार्कटिका भी वहीं रह गया। तो यह समझा रहा है कि टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिगिड, और अंटार्कटिका को फ्रिगिड कर दिया, जमा दिया वहीं पे, डिसोलेट कर दिया, निर्जन बना दिया। एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तली में बेचारा अकेला पड़ा है। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग, कोई मानव का नामो निशान नहीं है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, तिसानी दोषी कहती हैं कि मेरी तरह गर्म इलाके से आने वाले लोग ऐसे ठंडे इलाके में जाके रहना आसान काम नहीं है। वो कह रही हैं कि जहाँ से आ रही मद्रास से वहाँ गर्मी पड़ती है। तो फॉर सन वर्शिपिंग, जहाँ सूर्य निकलता है, जहाँ सूर्य की एक तरह से लोग पूजा करते हैं, धूप निकलती है, वो उस इलाके से वो गई है अंटार्कटिका, कोल्ड एरिया में। तो सन वर्शिपिंग यानी सूर्य निकलने वाला, सूर्य की पूजा करने वाला इलाका, साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय, लाइक माई सेल्फ, स्वयं की तरह बता रही है कि मेरी तरफ से दक्षिण भारतीय, जहाँ सूर्य निकलता है, जहाँ गर्मी होती है, वहां से कोई निकल के उस ठंडे प्रदेश में जा, यह आसान काम नहीं है। और 2 वीक्स, 2 सप्ताह गुजारी है इन्हें प्लेस उस स्थान पे भी 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम, जहां पे 90% बर्फ ही बर्फ है, वो पूरा आइस का, बर्फ का एक वॉल्यूम, एक खंड है अंटार्कटिका में। तो गर्म इलाके से कोई जाकर के उस इलाके में जहां 90% पूरा वॉल्यूम, पूरा खंड ही बर्फ है, वहां रहना आसान काम नहीं है। तो ये वॉल्यूम और स्टोर्ड माने एक तरह से केंद्रित है, वहां पे जमा है, स्टोर्ड। ये जो चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एकदम जमा देने वाला विचार, चिलिंग प्रोस्पेक्ट, चिलिंग बहुत ही कड़ाके की ठंड वाली प्रोस्पेक्ट बने जो विचार है, खाली इंसान को सोच करके डर लगेगा कि इतने लो टेम्परेचर में कोई जाने की कोशिश कैसे कर सकता है। लेकिन तिसानी दोषी वॉज ब्रेव वुमन, अगर वो गई है। और नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, केवल इस वजह से नहीं कि आपका सर्कुलेटरी, ये जो नस में जो खून का संचार हो रहा है, क्यों खून का संचार होता है, सर्कुलेटरी क्यों होती है? क्योंकि हमारा खून गर्म है। अगर ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो उसी बात को कहा गया है कि चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक तरह से कहा जाता है दिमाग को एकदम, कहा जाता है कपा देने वाला विचार। नॉट जस्ट, केवल इस वजह से नहीं कि फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, या इस वजह से नहीं कि आपका मेटाबॉलिक फंक्शन जो है, जो डाइजेशन सिस्टम है, अरे भाई जब सर्कुलेशन नहीं चलेगा तो डाइजेशन सिस्टम कहाँ से चलेगा? तो मेटाबॉलिक का फंक्शन का मतलब होता है डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन क्रिया, वो भी शायद ब्लॉक हो जाएगा। बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना करने से डर लगता है। ये नहीं कि सिर्फ सर्कुलेटरी जम जाएगा, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिर्फ कल्पना करने से डर लगता है। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू ए जिएंट पिंग पोंग बॉल, वहां जाने का मतलब होता है कि जैसे मालूम पड़ता है कि पिंग पोंग बॉल पे आप चल रहे हो, जैसे टेबल टेनिस का बॉल होता है, बिल्कुल इसका जो परत होता है बिल्कुल चिकना होता है, मालूम पड़ता है कि चिकनी परत पे आप चल रहे हो, बिल्कुल चिकना, टेबल टेनिस के बॉल की तरह से आप उस पर चल रहे हो। अंटार्कटिका में जाने का मतलब, तो पिंग पोंग बॉल का मतलब टेबल टेनिस की बॉल। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मेकर, जो इलाका डिवाइड ऑफ, वंचित है ह्यूमन मेकर, वहां ह्यूमन की बनाई हुई कोई चीज नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि पिंग पोंग बॉल जैसे पर आप चल रहे हो, और जहां पे बताया कि डिवाइड ऑफ, वंचित हो आप, एनी ह्यूमन मेकर्स नहीं है वहां पे क्या नहीं मिलेगा? नो ट्रीज, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। बिलबोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट, जो बड़े बड़े विज्ञापन चौराहे पर लगा दिए जाते हैं, वो आपका बिलबोर्ड्स नहीं मिलेगा वहाँ। ह्यूमन है ये नहीं तो कहाँ से मिलेगा? तो प्रचार प्रसार करने वाले जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो बड़े बड़े चार्ट बना करके पोस्टर लगाए जाते हैं, वो आपको वहाँ बिलबोर्ड्स नहीं मिलेंगे। बिलबोर्ड्स वही विज्ञापन की चीज़ें जो जगह जगह लगाई जाती है, बड़े बड़े फ्रेम में लगा दिए जाते हैं, वो नहीं मिलेगा।
बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो कहा जाता है कि सांसारिक विचार से बिल्कुल शून्य हो जाओगे, वहां जाने सारी चीज भूल जाओगे। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो ये जो सांसारिक जो सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है, ये दुनिया को जो समझने का जो विचार है वो भूल जाओगे आप। वहां जाने का मतलब ये है कि आप दुनिया को भूल जाओ, अंटार्कटिका में जाने के बाद बाकी चीजें भूल जाओगे, ये कहने का मतलब। ओनली अंटार्कटिका का सीन आपको दिखेगा, इतना अद्भुत, इतना खो जाओगे कि बाहरी आपको ये पता नहीं चलेगा मद्रास से आए हो कि कहां से आए हो, आपको पता नहीं चलेगा। इतना अद्भुत चीजें वहां आपको मिलेंगी। एंड टाइम है, टाइम की तरफ भी ध्यान देना है। द विजुअल स्केल रेंजेज, ये जो दृश्य है, जो स्केल है, रेंजेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। आज जो विजुअल जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, स्केल एक माप के रूप में, जो रेंजेज है, जो सीमा है, यानी उस क्षेत्र में, उस इलाके में आपको और क्या चीज देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें, जीव जंतु मिलेंगे, छोटी से छोटी। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, छोटी से लेकर के टू द माइटी तक भी मिलेंगी, बड़ी बड़ी चीजें भी मिलेंगी आपको, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें भी मिलेंगी अंटार्कटिका में। लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा, ना तो वहाँ ट्री मिलेगा, ना तो बिलबोर्ड्स मिलेगा, ना तो फिर वहां पर आपको बिल्डिंग्स मिलेगी। तो आप यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव आप खो दोगे, एंड टाइम से भी परे हो जाओगे, तो समय का पता नहीं चलेगा, आप बाकी चीजों को भूल जाओगे। द विजुअल स्केल रेंजेज, जो दृश्य आपके सामने नजर आएगा उसमें आप शायद खो जाओगे। तो विजुअल स्केल रेंजेज, जो सीमा है दृश्य का, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, छोटी चीज से लेकर के टू द माइटी चीज मिलेगी। मिजेज कहा जाएगा, कीड़े मिलेंगे, माइट्स दीमक मिलेंगे, जो कीड़े दीमक होते हैं जो चाट जाते हैं किसी वस्तुओं को, वो छोटी छोटी चीज इंसेक्ट और माइट्स मिलेंगे। तो मिजेस एंड माइट्स मिलेंगे। टू ब्लू व्हेल्स, बहुत बड़ी मछली, बहुत बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले, कई कई कुंटल के, ऐसे बड़े बड़े, यानी छोटी सी चीज से लेकर के बड़ी बड़ी भी जीव मिलेंगे आपको। व्हेल मिलेगी, नीली व्हेल, एंड आइसबर्ग मिलेगा, बर्फ का खंड मिलेगा आपको। कहाँ? अंटार्कटिका में। एज बिग एज कंट्रीज, उतना बड़ा मिलेगा जैसे कंट्री। सबसे बड़ा बताया गया कि बर्फ का जो खंड मिला था, द लार्जेस्ट रिकॉर्ड जो अंकित किया गया, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बनाया गया कि कितना बड़ा हिमखंड है, तो हिमखंड मिला था वाज साइज ऑफ बेल्जियम के आकार का। बेल्जियम जितना बड़ा देश है उतना बड़ा हिमखंड रिकॉर्ड किया गया है अंटार्कटिका में। इतने बड़े बड़े हिमखंड हैं, आप अंदाजा लगाओ। अंटार्कटिका में एक देश के बराबर, बेल्जियम देश के बराबर हिमखंड सबसे बड़ा मापा गया। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल, और दिन तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, वो बता रहे हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर आफ्टर समर लाइट, और दिन चलते रहेंगे। बता रहे कि 6 महीने दिन 6 महीने रात अंटार्कटिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही साइंटिफिक। तो डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल, दिन चलते रहेंगे, आपको सरियल वंडर मिलेगा। सरियल माने वंडर, सरप्राइज। 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, 24 आवर को आपको ऑस्ट्रल माने ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्मी लाइट मिलेगी, आपको समर लाइट मिलेगा वहाँ। जिस तरह से अमेरिका में बहुत ही ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आपको गर्मी नहीं पड़ती, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही माइल्ड नॉर्मल गर्मी पड़ती है, वैसी गर्मी अंटार्कटिका में मिलेगा। तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर, तो उतना टेम्परेचर मिल जाएगा जितना ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ऑस्ट्रल समर लाइट उसको कहा गया, ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्मी। एंड इबिक्वाइटिस साइलेंस, और लगातार वहां पे आपको क्या मिलेगा? साइलेंस मिलेगा, ऑलवेज साइलेंस। भाई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, शोर शराबा तो है नहीं,
वहाँ कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, कोई जहाज तो नहीं आ रही है, शोर शराबा, कोई क्राउडिंग तो है नहीं, कोई होटल तो है नहीं कि शोर शराबा होगा। तो ऑलवेज साइलेंस रहता है वहाँ। देयर इज पीस ओनली, पीस पीस। और क्या, और 1 मिनट थोड़ा सा शीशा साफ कर लेते हैं। और इंटरप्टेड, बाधित होता है। अच्छा, ये खामोशी है, शांति वहां रहती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं तो खामोशी है, लेकिन ये खामोशी शांति कभी कभी भंग हो जाती है। किसकी वजह से? इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेजनल, कभी कभी एवलांच होता है। एवलांच, स्लीप, बर्फ के खंड जब खिसकते हैं तो आवाज होती है, उसको एवलांच कहते हैं, स्लीप, खिसकना। उसकी आवाज से वहां की शांति थोड़ी बहुत भंग होती है। और किसकी वजह से? कोल्विंग द आइस शीट, और जो आइस शीट है, जो बर्फ का चादर है, वो कोल्विंग होता है, टूटता है, ब्रोकन होता है, तब शोर शराबा होता है। और कॉन्सेक्रेट्स, और वहां पे कॉन्सेक्रेट्स काफी पवित्र स्थान माना जाता है। कॉन्सेक्रेट का मतलब होली, पायस प्लेस है। इट इज एन इमर्शन, इट इज एन इमर्शन, आपके अंदर इमर्शन होना चाहिए, इन इमर्शन होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, आपके अंदर एक विशिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि इट इज एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू, जो आपको बाध्य करेगा टू प्लेस, जाने के लिए, योरसेल्फ, अपने आप को ले जाओ आप। अगर जाना चाहते हो, दुनिया का इतिहास समझना चाहते हो, कंटिनेंट का इतिहास समझना चाहते हो, तो आप अपने आप को ले जाओ। तो दैट यू विल फोर्स, आप बाध्य हो जाओगे, आप तत्पर हो, दैट यू विल फोर्स, बाध्य हो जाओगे, टू प्लेस, उस स्थान पर, योरसेल्फ इन द कंटेक्स्ट, उस संदर्भ को, उस प्रसंग को समझने के लिए, ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, यानी पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास क्या है। इस चीज को समझने के लिए आपको अगर समझना है तो आपको अंटार्कटिका की ट्रेवल करनी चाहिए। तो उसी बात को समझाया गया है कि इट इज इन इमर्शन, आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, दैट यू विल फोर्स, आप बाध्य हो जाओगे, यू, अपने आप को, टू प्लेस, उस स्थान पे जाने के लिए, योरसेल्फ, अपने आप को, इन द कंटेक्स्ट, माने उस प्रसंग को जानने के लिए, ऑफ द अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, जियोलॉजिकल भौगोलिक इतिहास क्या है। एंड फॉर ह्यूमन्स के लिए एक चीज और संकेत वहां पे आपको मिलेगा, अंटार्कटिका में जाके पता चलेगा कि प्रोग्नोसिस, जो दुनिया का प्रोग्नोसिस का मतलब जो लक्षण है दुनिया का भविष्य कैसा होगा, तो प्रोग्नोसिस से लक्षण पता चलेगा, इज नॉट गुड। तो पता चलेगा कि प्रोग्नोसिस जो लक्षण है दुनिया का आने वाला जो कल है वो गुड नहीं, वो अच्छा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये पता चलेगा कि फ्यूचर इज नॉट गुड, तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो आज ही हमें पार्ट 1 हम खत्म कर रहे हैं, और पार्ट 2 आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 रहा, ये पार्ट 1। तो आई होप you will study carefully and to understand what is Antarctica's role in this world। इस दुनिया में अंटार्कटिका का कितना बड़ा रोल है, और कितना बड़ा कहा जाता है कि उसकी गर्भ में कितना बड़ा इतिहास समाया हुआ है। इस चीज को आप समझने में कामयाब होंगे अगर इस लेसन को केयरफुली पढ़ेंगे। तो आई होप यू विल बी वेरी अलर्ट एंड स्टडी वेल। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन लाइफ, तो यू शुड बी अलर्ट फॉर एजुकेशन, रीड, राइट एंड फाइट। ये मेरा मैसेज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष करना ही एक पर्पज होना चाहिए। तो तन मन धन से आप किसी चीज में लगिए, वो निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब बिना परिश्रम किए सफलता नहीं मिलती। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो आज इतना ही, आप अच्छे से पढ़िएगा। सेकेंड पार्ट को मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा जब भी समय मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।